Hello everyone, welcome back to another video of class 10th History Nationalism in India। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं व्हाट वाज रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग मैसेकर एंड द खिलाफत मूवमेंट। सो अभी के पिछले वीडियोस में हम लोगों ने बात किया था कि व्हाट वाज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड इसके इम्पैक्ट क्या थे इंडिया में, और हम लोगों ने बात किया था सत्याग्रह के बारे में, इट्स फिलोसफिकल व्यू और उसका अच्छे से फील लिया था। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले रॉलेट एक्ट के बारे में। तो रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग और खिलाफत मूवमेंट, इन सबको तीनों को साथ में पढ़ने का एक रीज़न है क्योंकि इन तीनों की वजह से ही कहीं ना कहीं जो इंडिया में सबसे बड़ा मूवमेंट था, वन ऑफ द बिगेस्ट मूवमेंट वॉज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, इन तीनों के सपोर्ट की वजह से ही स्टार्ट हुआ था। सो लेट अस डोंट वेस्ट द टाइम एंड स्टार्ट आवर टॉपिक विच इज रॉलेट एक्ट। सो द रॉलेट एक्ट वॉज पास्ड इन 1919। ईयर 1919 में रॉलेट एक्ट को पास किया गया था बाय द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल डिस्पाइट यूनियन ऑपोजिशन ऑफ इंडियन मेंबर्स। मतलब इसको 1919 में बहुत ही जल्दबाजी में पास किया गया था। किसके द्वारा? ब्रिटिशर्स के द्वारा। ब्रिटिश इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो कि ब्रिटिश की बॉडी थी, मतलब ब्रिटिश डिपार्टमेंट द्वारा ही चलती थी, ब्रिटिशर्स द्वारा चलती थी, गवर्नमेंट बॉडी थी। एंड इसको बहुत सारे इंडियंस ने इसको अपोज भी किया था। क्यों किया था ये आपको पता चल जाएगा आगे। It gave British government enormous power to repress political activities. So इंडिया में जितने भी political activities चल रहे थे अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट, उसको रोकने के लिए इस जो एक्ट ने बहुत ज़्यादा पावर दी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट को। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, पॉलिटिकल प्रिजनर्स डिटेन्ड इन प्रिजन विदाउट बीइंग ट्रायल फॉर 2 years। इस लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी इंडियन जो अगर आप लोगों मतलब अगर कोई भी इंडियन है जो थोड़ा पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा ही बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है, सो गवर्नमेंट ने ये पावर दे रखी थी कि आप उसे जाकर के उठा लाइए और 2 साल आराम से कैद कर दीजिए। अब इंडिया में रूल है कि अगर आप, अब है, पहले नहीं था ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पे, कि अगर आप किसी को भी उठाकर मतलब किसी को भी जेल में आप डालते हैं तो उसको 24 घंटे के अंदर अंदर जज के पास रिप्रेजेंट करना होगा। ये फेयर जस्टिस है। और इसमें यहाँ पे सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये था कि आपने पकड़ लिया, ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमने कोई क्राइम नहीं किया तो हम छूट जाएंगे। लेकिन उन्होंने इस लॉ के अकॉर्डिंग ये भी कहा गया था कि आपको 2 साल जेल में रखा जाएगा। मतलब यहाँ पर जो लाइन लिखी गई है, विदाउट बीइंग ट्रायल फॉर 2 years, यानी कि आपको 2 साल तक पहले जेल में रखा जाएगा, उसके बाद कहीं जज के सामने रिप्रेजेंट करेंगे। तो 2 साल तो निकल ही गए। सो यहाँ पर ये इनजस्टिस था और इसके खिलाफ कई इंडियंस ने अपोज भी किया था। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको रॉलेट एक्ट। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द पॉलिटिकल प्रिजनर्स डिटेन्ड इन प्रिजन विदाउट बीइंग ट्रायल फॉर 2 years, यानी कि 2 साल तक उनको जज के सामने नहीं लाया जाएगा, वो उनको पकड़ करके सीधा जेल में डाल दिया जाएगा। और जब तक कोई कार्यवाही नहीं होगी तब तक कैसे पता चलेगा कि वो गिल्टी है कि नहीं है, और उस चीज़ को ही जब रोक दिया जाएगा तो कैसे किसी को जस्टिस मिल पाएगा, है ना। सो इसका इम्पैक्ट क्या हुआ इंडिया में? रैलीज, जगह जगह पर रैलीज होने लग गए, स्ट्राइक्स, वर्कर्स जो थे वो स्ट्राइक पर उतर आए, और शॉप्स, कई सारी शॉप्स क्लोज हो गई। सो गांधी जी जो थे वो चाहते थे कि इस रॉलेट एक्ट के खिलाफ कोई एक नॉन वायलेंस यानी कि सत्याग्रह लॉन्च किया जाए। तो उन्होंने एक हड़ताल लॉन्च की थी ऑन 6 अप्रैल, और उसे हम क्या कहते हैं? रॉलेट सत्याग्रह। यहाँ पर मैंने लिखा नहीं बट आप मेंशन कर दीजिएगा दैट हड़ताल इज नोन एज रॉलेट सत्याग्रह। कब हुआ था रॉलेट सत्याग्रह? ऑन 6 अप्रैल 1919। Local leaders were picked up from Amritsar. Gandhiji barred to enter Delhi. Police fired on peaceful procession on 10th April. So इतना सब कुछ होने के बाद जब शॉप्स बंद हो रही हैं, लोग स्ट्राइक कर रहे हैं, रैलीज निकाल रहे हैं, गांधी जी ने भी रॉलेट सत्याग्रह शुरू कर दिया, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट कैसे शांत रह सकती है? उनके अंदर एक डर बैठने लगे कि कहीं ऐसा ना हो कि जो इंडियंस के अंदर हमारा डर है वो हट जाए, और अगर डर हट गया तब तो फिर सारा काम हो गया। और
एक और उनको ये भी दिक्कत था कि उनका कहीं कम्युनिकेशन आपस में टूट ना जाए, यानी कि रेलवे से कम्युनिकेशन। अब अगर वर्कर्स ही नहीं रहेंगे, रैलीज नहीं होंगी, तो उनका कम्युनिकेशन तो टूटता है। पोस्ट ऑफिस, जगह जगह के एडमिनिस्ट्रेशन से अगर उनका कम्युनिकेशन टूट जाएगा तो उन्हें भी बहुत दिक्कत होगी। सो इन सब को रोकने के लिए, ये सारे जितने भी एक्टिविटीज़ हो रही थी, इन सब को रोकने के लिए उन्होंने क्या किया, जगह जगह अमृतसर में जगह जगह जो लोकल लीडर्स थे उन्हें उठाना शुरू कर दिया। गांधी जी को रोक दिया दिल्ली आने से, और एक पीसफुल प्रोसेशन ऑन 10th अप्रैल को कोई पीसफुल प्रोसेशन यानी कि जुलूस, उस जुलूस में पुलिस ने फायर कर दिया, जिस वजह से खैर ये बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ, लेकिन जिस वजह से कुछ लोग डर गए और कुछ लोग और भी ज़्यादा वायलेंट हो गए कि भाई मतलब ऐसे ऐसे कैसे कोई कर सकता है। सो बेसिकली यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स का मोटो था, उनका मेन मोटो था इंडियंस के अंदर डर वापस लाने का, और साथ ही साथ उन्होंने मार्शियल लॉ इम्पोज कर दिया। मार्शियल लॉ क्या होता है, जनरली जो आज के टाइम का जैसे कर्फ्यू होता है वैसे ही मार्शियल लॉ होता है, यानी कि आप लोग मतलब कुछ ज़्यादा लोग गैदरिंग नहीं कर सकते हैं, कोई इधर उधर ऐसे फालतू में नहीं घूम सकता है, वो मार्शियल लॉ था। मार्शियल लॉ लगा दिया गया और सारी पावर किसे दे दी गई, जनरल डायर को। ठीक है, जो सारी कमांड थी वो किसे दे दी गई, जनरल डायर को। ठीक, अब आपके क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि व्हाट वाज रॉलेट एक्ट, तो आप रॉलेट एक्ट को अच्छे से ऐसे डिफाइन कर दीजिएगा कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ पॉलिटिकल प्रिजनर्स डिटेन्ड इन प्रिजन विदाउट बीइंग ट्रायल फॉर 2 years. This law was passed by the Imperial Legislative Council and it gave the enormous power to British government to repress the political activities. और अगर पूछे कि व्हाट वाज द इफेक्ट्स या हाउ इंडियंस अपोज दिस रॉलेट एक्ट, तब आप ये पूरे नीचे की कहानी लिखिएगा। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। अब इसी से फिर जुड़ता हुआ हमारा नेक्स्ट आता है जलियांवाला बाग मैसेकर। सो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था रॉलेट एक्ट के बारे में, और ये पढ़ा था कि उसके कारण जो वायलेंस क्रिएट हो रहा था इंडियंस द्वारा, उसको रोकने के लिए ब्रिटिशर्स ने मार्शियल लॉ इम्पोज किया था, और उसकी सारी पावर यानी सारी कमांड किसके हाथों थी, जनरल डायर के हाथों। सो वैसे जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो कब हुआ था, 13th अप्रैल 1919। इट इज द इनफेमस डे ऑफ द इंडियन हिस्ट्री। इनफेमस यानी कि मतलब ये फेमस किस लिए है, बिकॉज ऑफ अ बैड कॉज, मतलब इससे बुरा क्या हो सकता है। सभी लोगों ने थोड़ी बहुत कहानियाँ सुनी होगी जलियांवाला बाग मैसेकर के बारे में। इस टाइम पे तो आप सभी को पता था कि यहाँ पर इंडिया में ब्रिटिशर्स द्वारा मार्शियल लॉ इम्पोज कर दिया गया था। उसी के साथ साथ उसी टाइम पर बैसाखी फेस्टिवल पड़ा था, जिसे हर साल जलियांवाला बाग में एक मेला लगता था, जिसकी वजह से तो लोग वहाँ पर कलेक्ट होते थे और उस फेस्टिवल को मनाते थे। उस ईयर भी 1919 को भी 13th अप्रैल को बैसाखी फेस्टिवल था, और जलियांवाला बाग में बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे। अब मेला था तो मेले में बच्चे, बूढ़े, औरतें सब थी वहाँ पर, और सिर्फ इसीलिए नहीं हुए थे ताकि वो लोग यहाँ पर फेस्टिवल मना सकें, तो कुछ लोग इसलिए भी हुए थे ताकि वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ रणनीतियाँ बना सकें, उन्हें अपोज कर सकें, उसके लिए भी इकट्ठे हुए थे। लेकिन जो मैक्सिमम लोग थे वो किस लिए इकट्ठा हुए थे, बैसाखी फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए। पीपल गैदर टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, मिनिमम पीपल इकट्ठा, मतलब सबसे जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने वाले लोगों की संख्या थी वो कम थी एज कंपेयर टू द people gathered there to celebrate the annual Baisakhi fair. फिर most people were unaware of the martial law. बहुत सारे लोगों को नहीं पता था कि मार्शल लॉ इम्पोज्ड है कंट्री पे, क्योंकि बहुत सारे लोग जो थे वो मोस्टली पीपल जो थे वो विलेज बैकग्राउंड से आते थे। उन्हें तो ये भी नहीं पता था कि मार्शल लॉ एक्चुअल होता क्या है और इसमें हमें क्या क्या रूल्स फॉलो करने होते हैं, और तब इतना ज़्यादा कम्युनिकेशन सिस्टम भी नहीं था जिससे उन्हें पता चल सके कि वहाँ पर मार्शियल लॉ इम्पोज है। फिर इस बात की खबर किसे जाती है, जनरल डायर को, और वो वहाँ पर
जलियांवाला बाग जो था वहां पर सिर्फ एक गेट था। ये मान लो ये पूरा बाग है और यहाँ पर सिर्फ ये एक गेट था और यहाँ पर एक छोटा सा कुआं भी था। तो ये गेट जो था वो जनरल डायर बंद करवा देता है और ओपन फायर पूरे बाग में करवा देता है, जिस वजह से हर जगह भाग दौड़ मच गई और बहुत सारे लोग इस कुएं में कूद गए ताकि वो सोच रहे थे हम जान बचा लें, बच जाए शायद, लेकिन कूदते कूदते उनके ऊपर और लोग जाते गए, जिस वजह से बहुत सारे लोग दब करके उनकी मौत हो गई। और ये बहुत ही ज़्यादा भयानक सीन था। मतलब अगर आप लोग इमेजिन कर पा रहे होंगे तो दैट इज़ वेरी गुड कि मतलब आप मतलब अच्छी बात नहीं है, लेकिन आप मतलब सोचने में ही एक बहुत ज़्यादा ब्रूटल किलिंग, बच्चे बूढ़े नौजवान हर किसी की मौत वहाँ पर हुई थी। और ये सब इसलिए सिर्फ किया गया था ताकि जो इंडियंस थे वो लोग ब्रिटिशर्स से अभी भी डरते रहें और ये ना सोचे कि ब्रिटिश पावर कमज़ोर हो गई है या वो लोग जीत रहे हैं। ठीक है, सो इस बात की पूरी खबर कहाँ पर पूरे इंडिया में फैल जाती है, जिसकी वजह से एज द न्यूज स्प्रेड द वॉयलेंट एक्टिविटीज स्टार्टेड, तो जगह जगह पर वॉयलेंट एक्टिविटीज स्टार्ट हो जाती है। वॉयलेंट एक्टिविटीज यानी कि मार काट यही सब फिर से शुरू हो जाता है। और गांधी जी हमेशा से चाहते थे कि एक नॉन वायलेंस वे की तरीके हम लोग कोई भी वो जीते, ब्रिटिशर्स से अपना कंट्री वापस ले लें। और ब्रिटिशर्स इस चीज़ को तोड़ना चाहते थे कि अगर वो नॉन वायलेंट रहेंगे तो गवर्नमेंट कैसे उन पर अटैक कर सकती है। अगर वो शांति से बैठकर बात कर रहे हैं, बस हड़ताल कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट आकर उन पर गोली नहीं चला सकती है। लेकिन यहाँ पर अगर वायलेंस हुआ है तो गवर्नमेंट भी आकर के मारेगी। अगर इंडियंस ब्रिटिश गवर्नमेंट के 2 मारे तो वो यहाँ पर 4 मारेगी। सो उनको तो एक तरीके से मौका मिल गया था कि उन्होंने उनकी जो उसकी उस टाइम पर जो उनकी एकता थी उसको तोड़ने का उन्हें एक मौका मिल गया था ब्रिटिशर्स को। सो इसीलिए जगह जगह पर वॉयलेंट एक्टिविटीज स्टार्ट हो गई थी। ब्रिटिशर्स भी लाठी चार्ज कर रहे थे, जगह जगह से जितने भी लोकल लीडर्स थे उनको उठा करके लाया जा रहा था, मारा जा रहा था, उनसे ज़बरदस्ती नाक रगड़वाई जा रही थी ज़मीन में। उन्हें फोर्स किया जा रहा था कि वो जितने भी साहेब हैं उन्हें सलाम करें। सो ऐसी बहुत बुरी बुरी चीज़ें स्टार्ट हो गई थी। और इन सब चीज़ों की जब पता गांधी जी को चला तो उन्होंने फौरन जो रॉलेट सत्याग्रह स्टार्ट किया गया था अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट उसे जल्दी से बंद करा दिया। ठीक है, ताकि और ज़्यादा वायलेंस क्रिएट ना हो। सो अब उनके पास था कि अब वो उन्हें लग रहा था कि अभी जो इंडियंस हैं उनके अंदर अभी इतनी ज़्यादा मैच्योरिटी नहीं आई है कि वो किसी मूवमेंट को स्टार्ट कर सके या किसी मूवमेंट को हैंडल कर सके। लेकिन साथ ही में उनको एक और चीज़ भी चाहिए थी, दैट वाज यूनिटी। वो हिंदूज की और मुस्लिम्स की भी यूनिटी चाहते थे, क्योंकि अगर हिंदूज और मुस्लिम साथ आ जाएंगे तो एक मतलब एक से भले दो, आप लोगों ने सुना होगा, नंबर ऑफ पीपल इंक्रीज होंगे, प्रेशर बढ़ेगा गवर्नमेंट पे और वो हमारी फिर बातों को मानने के लिए रेडी होगी। इस वजह से उन्हें बस एक मौके की भी ऐसी तलाश थी जिसमें वो इंडियंस हिंदूज को और मुस्लिम्स को भी यूनाइट कर सकें। और उन्हें वो मौका किस में मिला था? खिलाफत मूवमेंट में। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज खिलाफत मूवमेंट, जो हम अभी कवर करेंगे। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। सो अभी हम लोगों ने पढ़ लिया रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग। अब हम पढ़ेंगे खिलाफत मूवमेंट के बारे में। सो खिलाफत मूवमेंट क्या था? जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंडेड विद द डिफीट ऑफ ओटोमैन टर्की। ओटोमैन एम्पायर था जो कि हमारा आज प्रेजेंट डे टर्की है। ठीक है, जो वर्ल्ड वॉर 1 था, कोई भी वॉर होगा, 2 पार्टीज होंगी, जैसे कोई भी क्रिकेट मैच होता है, 2 टीम्स होती हैं, एक हारेगा तो दूसरा जीतेगा। तो वर्ल्ड वॉर 1 में दो टीम्स थी, जिसमें से एक हारने वाली टीम थी और एक जीतने वाली टीम थी। टर्की ने या ओटोमैन एम्पायर ने जिस पार्टी का साथ दिया था, जिस टीम का साथ दिया था, वो टीम हार गई थी। और ब्रिटिशर्स ने जिस टीम का साथ दिया था, यानी कि जो फ्रांस वाली टीम थी, वो जीत गई थी। टर्की वाली जर्मनी वाली टीम में थी, वो हार गई थी। तो अब ये हो गया था, जो हारने वाली टीम है उसको जीतने वाली टीम की कोई भी बात माननी होगी, मतलब जो वो कहेगी जीतने वाली टीम, उसे वो मानना होगा। सो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंडेड विद द डिफीट ऑफ ओटोमैन टर्की।
Next, rumors were spread that a harsh peace treaty is going to be imposed on Ottoman Emperor Khalifa, spiritual head of Islamic world. सो उस टाइम पे इंडिया में ये रूमर्स फैल रहे थे, ये मतलब इस बात की बहुत ज़्यादा चर्चाएं होती है, एक ऐसे बातें फैल रही थी कि जो एक बहुत ही हार्श पीस ट्रीटी साइन होने वाली है। हार्श पीस ट्रीटी बेसिकली एक एग्रीमेंट होता है जो दो पार्टीज के बीच में साइन होता है, ठीक है। जैसे आप लोगों ने इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में सुना होगा कि जो 80% वाटर है वो पाकिस्तान यूज़ करेगा और 20% वाटर इंडिया यूज़ करेगा। सो वैसे एक ट्रीटी साइन होने वाली थी किसके बीच में, ब्रिटिशर्स के बीच में और ओटोमैन एम्परर के, ओटोमैन एम्पायर के जो एम्परर थे, कौन थे वो, खलीफा। खलीफा जो थे उन्हें हम जो उस टाइम जितने भी इस्लाम धर्म को जितने भी लोग मानते थे वो उस टाइम के उनके इस स्पिरिचुअल हेड भी थे, मतलब ऑटोमैन एम्पायर के एम्परर तो थे ही थे, प्लस वो वहाँ पर उस टाइम पे जितने भी इस्लामिक लोग थे, इस्लामिक धर्म को मानने वाले लोग थे, उनके स्पिरिचुअल हेड भी थे, ठीक है। सो उन पे एक हार्श ट्रीटी साइन होने वाली थी कि मतलब एक ऐसी ट्रीटी, मैंने जो बताया नहीं कि आपको कि उसमें थोड़ा सा हो सकता है उनको उनके साथ थोड़ा बुरा किया जाए, ऐसी ट्रीटी, ऐसे रूमर्स फैल रहे थे कि शायद ऐसी ट्रीटी साइन होने वाली है और कोई भी नहीं चाहेगा, जो स्पिरिचुअल हेड यानी कि मतलब उनके फीलिंग से वो अटैच थे, उनके धर्म से वो अटैच थे खलीफा, ठीक है। सो मुस्लिम्स नहीं चाहेंगे कि उनके साथ ऐसा हो, इसके खिलाफ वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। सो इस चीज़ को रोकने के लिए क्या कि जो हमारे खलीफा हैं उनके ऊपर जो हार्श ट्रीटी हो रही है उसको रोकने के लिए एक खिलाफत कमेटी बनाई गई। किसने बनाई थी, दो ब्रदर्स ने बनाई थी, शौकत अली एंड मोहम्मद अली। कब बनाई थी, मार्च 1919 में, समझ गए। तो इस कमेटी को बनाने के बाद ये दोनों ब्रदर्स कहाँ गए, गांधी जी के पास, और उन्होंने अपनी इस बात का डिस्कस किया, इस बात के का जिक्र किया गांधी जी से, और ये कहा कि हम उनके नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में साथ देंगे अगर वो हमारे खिलाफत इशू को भी प्रमोट करें, मतलब हमारे खिलाफत मूवमेंट को भी साथ देंगे तब। तो ये गांधी जी को ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी सी लगी कि जहाँ पर वो इंडियंस को, मतलब हिंदूज को और मुस्लिम्स को यूनाइट करके एक बहुत बड़ा मूवमेंट जैसे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इंडिया में लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है। सो आपको खिलाफत मूवमेंट समझ में आया होगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ओटोमैन आज प्रेजेंट डे टर्की है, ओटोमैन एम्पायर के जो एम्परर थे यानी कि राजा थे, यानी उन्हें क्या कहते थे, खलीफा, उनकी हार हुई थी, जिस वजह से ब्रिटिशर्स उन पर एक पीस ट्रीटी, हार्श पीस ट्रीटी, यानी कि उन पर मतलब कुछ ऐसा, मतलब जो उनका मर्जी आएगी वो कुछ अच्छा तो नहीं देखेंगे, उनके लिए कुछ बुरी ट्रीटी उनके ऊपर साइन करना है। ट्रीटी मीन्स एग्रीमेंट साइन करने वाले थे, और इसके बारे में पता इंडिया के सारे मुस्लिम्स को पता लग गया था। सो इसीलिए उन्होंने एक खिलाफत कमेटी बनाई थी जिसके हेड कौन थे, शौकत अली और मोहम्मद अली, दोनों ब्रदर्स थे। इन्होंने फिर गांधी जी से बात की कि अगर वो हमारे खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट करेंगे देन मुस्लिम भी उनके नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को सपोर्ट करेंगे, एंड गांधी जी इस बात के लिए रेडी भी हो गए। फिर 1920 में कांग्रेस का कैलकाटा सेशन हुआ था जहां पर गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की का प्रपोजल रखा था, ठीक है। यहाँ पर कांग्रेस रेडी नहीं थी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लिए, वो सब आगे की बातें हम बाद में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस रेडी नहीं थी। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कैलकाटा सेशन में अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से सेशन में जो प्रपोजल रखा गया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का, वो कांग्रेस के किस सेशन में रखा गया, देन यू विल से कैलकाटा सेशन। और ये कब हुआ था, सितंबर 1920 में, सितंबर 1920। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपके मैप में भी पूछ सकते हैं, 1 मार्कर में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। सो अभी जो हम लोगों ने पढ़ा कि रॉलेट एक्ट के बारे में, कि क्या था रॉलेट एक्ट, एक ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा एक लॉ पास किया गया था जिसकी वजह से उन्हें, ब्रिटिश गवर्नमेंट को इनॉर्मस पावर मिल गई थी कि वो किसी को भी मतलब उठा सकते हैं, किसी के साथ मतलब किसी को भी जेल में डाल सकते हैं और 2 साल तक उन पे कोई ट्रायल नहीं किया जाएगा, और उनका मतलब उनको वहाँ पर जेल में डाल करके रख सकते हैं 2 साल तक, उनमें कोई उनके मतलब उनको जज के सामने नहीं रिप्रेजेंट किया जाएगा।
जिस वजह से इस बारे में जानते हुए लोगों के अंदर गुस्सा और बढ़ गया। उन्होंने शॉप्स वगैरह बंद कर दी। इसी सब को देखते हुए, मतलब उनकी रैलीज प्रोटेस्ट को देखते हुए ब्रिटिशर्स ने क्या इम्पोज कर दिया, मार्शल लॉ। मार्शल लॉ के आते ही सारी पावर जनरल डायर के हाथ में आ गई और उसने अमृतसर में, जहाँ पर शांति से कुछ लोग अपना जुलूस निकाल रहे थे, प्रोसेशन निकाल रहे थे, वहाँ पर उसने फायर कर दी ताकि लोगों के अंदर भय बने। फिर कुछ समय बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। कैसे हुआ था? 13 अप्रैल को एक एनुअल बैसाखी फेयर था जिसमें मोस्ट ऑफ द पीपल सिर्फ और सिर्फ बैसाखी फेयर यानी कि जलियांवाला बाग में बैसाखी का मेला देखने आए हुए थे। और थोड़े बहुत लोग, गिने चुने लोग वहाँ पर अगेंस्ट गवर्नमेंट के जितने भी वो प्रोटेस्ट थे, गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने आए थे, उसके खिलाफ रणनीति बनाने आए थे। इस बात का पता जनरल डायर को चल गया। जनरल डायर ने वहाँ पर फायरिंग कर दी। जैसे जैसे ये बात पूरी इंडिया में फैली, हर जगह जगह पर नॉन वायलेंट एक्टिविटीज स्टार्ट हो गई, जिसको देखते हुए गांधी जी ने अपना रॉलेट सत्याग्रह स्टॉप कर दिया। रॉलेट सत्याग्रह स्टॉप कर दिया। फिर उसके बाद में उनको एक ऐसे मौके की तलाश थी जिसकी वजह से हिंदूज को और मुस्लिम्स को साथ लाया जा सके और एक बड़ा मूवमेंट पूरे कंट्री लेवल पर स्टार्ट किया जा सके। रॉलेट सत्याग्रह एक बड़ा मूवमेंट था, लेकिन बट इट वाज लिमिटेड अप टू सम सिटीज और विलेजेस। वो इससे भी बड़ा मूवमेंट, नेशन वाइड मूवमेंट स्टार्ट करना चाहते थे। वहीं पर एक खिलाफत इशू स्टार्ट हो गया। क्या हुआ था? वर्ल्ड वॉर 1 कैसे खत्म हुआ था? ओटोमैन जो थे टर्की के, उनकी डिफीट से। जो ओटोमैन वर्ल्ड के एम्पायर कौन थे? खलीफा, जो इस्लामिक वर्ल्ड के स्पिरिचुअल हेड भी कहे जाते थे। और ये सुनने में आ रहा था, ये रूमर्स पूरे इंडिया में फैल रहे थे कि उनके ऊपर एक हार्श पीस ट्रीटी साइन होने वाली है ब्रिटिशर्स द्वारा। उन्हें इस बात का डर था, इसी वजह से उन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ प्रोटेस्ट स्टार्ट करना शुरू कर दिया और एक खिलाफत कमेटी बनाई। खिलाफत कमेटी के जो हेड थे वो कौन थे? शौकत अली और मोहम्मद अली, जो कि दोनों ब्रदर्स थे। और उन्होंने इस बात का प्रपोजल गांधी जी से रखा कि अगर वो हमारे खिलाफत मूवमेंट में हमारा साथ देंगे, देन दे वर रेडी टू सपोर्ट देम इन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। और सितंबर 1920 कांग्रेस के कैलकाटा सेशन में गांधी जी ने इसका प्रपोजल, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का प्रपोजल रखा उनके पास। किसके पास? कांग्रेस के पास। लेकिन यहाँ पर वो भी पास नहीं हुआ था, सिर्फ एक प्रपोजल रखा गया होगा। अब आप लोगों ने समझ गए होंगे कि कैसे इन सब चीज़ों ने, ये तीनों कड़ियाँ आपस में जुड़ी हुई हैं और कैसे इन तीनों ने मिल करके नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जैसे बड़े मूवमेंट को, नेशन वाइड मूवमेंट को सपोर्ट किया था। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में। और आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया हो। नहीं समझ में आया एक बार प्लीज़ वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। एंड मुझे बहुत खुशी होगी कि अगर आप लोग क्वेश्चन पूछेंगे। आई विल फील दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच यू। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द होल वीडियो एंड स्टे कनेक्टेड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।